नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आप में से जिन दोस्तों ने यूपीएससी के पैटर्न को गहराई से नहीं समझा है उन्हें लग सकता है कि भाई साहब ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू का अच्छे से विश्लेषण किया है या फिर आपने एक दो बार प्रीलिम्स निकाला है तो आपके लिए ये बात चौंकाने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं सेक्शन की बात करने जा रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स की बात करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि एक वीडियो पहले ही आ चुकी है जिसमें मैंने टॉप 10 पॉलिटी के टॉपिक्स बताए हैं। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे, आप जाके देख सकते हैं। एक और बात है, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, आपके फ़ायदे की बात है। आप में से कई दोस्तों को थोड़ी सी घबराहट महसूस हो सकती है कि अभी समय कम है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, मैंने पढ़ा नहीं है, कैसे होगा। तो इसका भी सलूशन है। हमने मैराथन वीडियोस के रूप में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जो 10 बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें भी कवर किया है। उन्हें भी आप देख सकते हैं। जाइए इसे वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी नहीं जाना है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए और समझिए इन टॉपिक्स को। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बौद्ध और जैन धर्म। अगर आपने कभी भी पीवाईक्यू उठाकर देखा है तो आप बताइए कि उस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। शायद ही आप कह पाएँ कि हाँ इस साल नहीं पूछा गया था। लगातार प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। अगर इतना भी जान के कोई व्यक्ति ये टॉपिक पढ़ के ना जाए तो उसे क्या कह सकते हैं। कह सकते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। और भी कहावतें हैं दिमाग में, लेकिन ये ठीक है कि हम जान रहे हैं इसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से मैंने एक ही साथ दो टॉपिक्स कवर किए हैं, आप एक ही मान के चलिए सीरियल नंबर के हिसाब से। सबसे पहली बात यह है कि स्थापत्य और मूर्ति कला से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। आप बताइए क्यों पूछा जा सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ। इस समय हमारे देश में मूर्ति की चर्चा हो रही है, मंदिर की चर्चा हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चर्चा हो रही है तो यूपीएससी पूछ लेगी। पहले भी आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस स्थापत्य कला से आए हैं, मूर्ति कला से आए हैं। उसके बाद से चित्रकला और संगीत कला बाकी रह जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार तो चर्चा भी है, इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि और उसमें भी स्थापत्य कला में आप मंदिर वास्तुकला के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ें कि नागर शैली क्या है, बेसर क्या है, द्रविड़ क्या है, इसके बारे में पढ़िए। अभी यूनेस्को की मैं बात कर रहा हूँ, बगल में ही है यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत। इसको भी जब आप पढ़ेंगे ना, इसको साथ में इसलिए लिया क्योंकि जब इसमें भी पढ़ेंगे तो जो मंदिर वास्तुकला हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बेसर शैली के जो मंदिर समूह अभी इसमें शामिल किए गए हैं, हमने पढ़ा है, उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स एक साथ मैंने कर दिए हैं आर्ट एंड कल्चर से, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। स्थापत्य कला, उसमें भी सबसे ज़्यादा उस पर मंदिर वास्तुकला पर ध्यान दीजिएगा। और मूर्ति कला, आप जानते हैं 3 शैलियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत में जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, बस इतना पढ़ लीजिए। बाकी आप थोड़ा बहुत देख के जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के जाएं और सोचें कि आर्ट एंड कल्चर की तैयारी हो गई है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसे आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से कि महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए उसके बाद हमारे देश में कौन कौन से आंदोलन हुए, यूँ कहें कि उनके द्वारा प्रेरित या उनके द्वारा लीड किए गए कौन कौन से आंदोलन थे, इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसमें भी अगर मुझे गिनाना हो, विशेष रूप से बताना हो, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो उन्होंने शुरुआती आंदोलन किए जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद से आप देखें असहयोग, खिलाफत, ये सब चल रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ ऐसे आंदोलन हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इनसे संबंधित और कौन सी घटनाएं थी, कौन से व्यक्ति थे, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका संक्षिप्त मैंने विवरण आपको दिया है, इसकी नोट दी गई है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है तो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगी। तो ये शिक्षा का विकास जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आ सकते हैं। इसके बाद
एक और टॉपिक है हिस्ट्री में जहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संगठन बनाए गए थे, राजनीतिक संगठन, क्रांतिकारी संगठन, जो पुस्तकें लिखी गईं, जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, समाचार पत्र प्रकाशित हुए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी सी ही हैं। आप किसी भी किताब में देखेंगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास एक स्पेक्ट्रम है तो वहाँ भी लास्ट में दिया हुआ है, हमने भी अपनी नोट में दी हुई है जो महत्वपूर्ण है उनको। तो कहीं से भी आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से जो सीधे सीधे फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप सही करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास दो ऑप्शन है, गेस करके गलती भी कर सकते हैं या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ के नहीं जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मध्यकाल में जब आते हैं तो मध्यकाल अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। उसमें आपको क्या देखना है, खूब ध्यान से समझिए। मध्यकाल में एक तो एक कला वाला पक्ष हो जाता है कि चित्रकला और बाकी जो है वास्तुकला की चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं आप। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से। आपने देखे होंगे ऐसे नाम, कुछ नाम दे दिया यूपीएससी ने और बताया, पूछा कि बताइए इसका क्या मतलब है। या कोई व्यवस्था बनी बनी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अकबर के समय में, या किसी और राजा के समय में, या फिर बहमनी और विजयनगर की बात आप करिए, तो आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो प्रशासन चल रहा था, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो आप बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखिए। ज़्यादातर हम मध्यकाल में शासकों के बारे में ही पढ़ के बात ख़त्म कर देते हैं। उन शासकों ने जो व्यवस्थाएं लागू की उनको बड़े हल्के में लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रशासन को केंद्र में रख के तब शासकों के बारे में पढ़ना कि ये प्रशासनिक व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी और इसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी है। इसके बाद प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों को मिलाते हुए एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है बड़ा इम्पॉर्टेंट। अगर प्राचीन में बात करें तो साहित्यिक जो स्रोत, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, जैसे कि आप देखेंगे कुछ तो पुस्तकें, ग्रंथ हो गए, शिला आप देखेंगे शिलालेख हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये शिलालेख, ये ग्रंथ, ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े टिपिकल होते हैं। ये मैं बातें आपसे ऐसी कर रहा हूँ जिनके बारे में आप नॉर्मली इस तरह से नहीं देखते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब ये चैप्टर आता होगा तो आप बड़ी जल्दी वहाँ से भाग जाते होंगे स्किप करके, जल्दी जल्दी पढ़ के। लेकिन ये वही चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें भी मज़ेदार बात है कि वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपसे गलत हो जाते हैं, टेस्ट में भी गलत होते हैं, एग्ज़ाम में भी गलत होते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि इसे आप छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो मैंने प्राचीन की बात की, वैसे ही मध्यकाल में अब जाएंगे तो सल्तनत काल के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आपको किताबों से। ठीक है, मुग़ल काल में कुछ किताबें लिखी गई हैं जिनसे उस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनकी 3 या 4 लिस्ट बनेंगी छोटी छोटी, उनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। किसी किसी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना होगा, जैसे कोई साहित्य है उसको किसने लिखा था, तो उस व्यक्ति के बारे में बस इतना जानना होता है कि ये किस शासक के दरबार में था, किसके समकालीन था। हालांकि इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर बता दूंगा, तो उससे आप हल कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से वापस आ जाइए मॉडर्न में। मैंने क्रम मैंने लिया है कि काल क्रम के हिसाब से आगे पीछे रखा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आधुनिक में 1937 से लेकर 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो सीधे 10 साल पढ़ने के लिए कह दिया। ऐसा नहीं है कि हर साल की घटनाएं पढ़नी है, कुछ ही चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे सघनता है महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार और ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना, खासतौर से कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन आना। संविधान सभा का निर्माण हुआ, मैंने पॉलिटी में इसके बारे में बात की है। तो आप क्या करिए कि इस टाइम पीरियड को 1937 में क्या हुआ था, 1935 का जो अधिनियम आया था उसके बाद से फिर चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव से लेकर फिर कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद से कई सारे आप कहिए कि आयोग आए, मिशन आए अंग्रेज़ों की तरफ से कि ये व्यवस्था कर देंगे, डोमिनियन का स्टेटस दे देंगे, हम आपको संविधान बनाने के लिए व्यवस्था बना कर दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि हम आज़ादी दे रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हुई, ये जो कालक्रम, ये घटनाक्रम चला है इस बीच, इसे आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच जो आंदोलन हुए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे नेवी का आंदोलन है, उधर सुभाष चंद्र बोस जी का जो एक तरह से कहिए विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मेरे ख्याल से आप में से कई सारे दोस्त आसानी से मुस्कुराते हुए गेस कर सकते थे, किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको आप एक अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे। इकॉनमी का जो टॉपिक है एमएसपी, ये हमने पढ़ाया था, वो अलग बात है, वो इकॉनमी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन किसान आंदोलन जब इतिहास के नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले इतिहास में किसानों ने क्यों आंदोलन किए हैं। 1857 के आसपास आप देखेंगे नीला आंदोलन जो हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए। 19वीं 20वीं शताब्दी में आप देखते हैं कितने सारे आंदोलन हुए। यहाँ तक कि आज़ादी के कुछ साल पहले से लेकर कुछ साल बाद तक कई सारे आंदोलन हुए। तो इन्हें आपको समझना है, क्रम में समझना है। पूछा जा सकता है क्या मुद्दा था, ये समझना पड़ेगा। तो किसान आंदोलन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 10वां सुधार आंदोलन, जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, जिन व्यक्तियों ने उन्हें लीड किया, जो मुद्दे उठाए गए और इस दौरान भी कुछ संगठन बनाए गए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बस इतना पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद जो बचेगा वो भी हमने कवर कराया है, टॉप 300 की सीरीज़ है, वहाँ से बाकी कवर कर लीजिए। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट आपको दी गई है। करंट अफेयर की है, ये भी है। टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, उसमें टॉप 300 में 300 करंट के भी हैं, 300 स्टैटिक के हैं, सब कुछ दिया गया है। मैं सबूत दिखाऊंगा एग्ज़ाम के बाद, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ नोट आप ले सकते हैं, जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।